दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव। दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं आपका नेक्स्ट एग्रीकल्चर की क्लास कंपटीशन की आपके लेकर। दोस्तों इसमें हम आज आपकी बात करेंगे दोस्तों इरिगेशन यानी सिंचाई से संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं उनकी। तो दोस्तों अगर आप कर रहे हो किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी से ज़रूर जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं देर न करते हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों सिंचाई। तो सिंचाई क्या होती है दोस्तों? पानी की वह आवश्यक मात्रा जो वर्षा के अतिरिक्त मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से पौधों को प्रदान की जाती है, वही सिंचाई कहलाती है। अगर सिंपल भाषा में हम बात करें तो दोस्तों खेत में पानी देने की जो क्रिया होती है, खेत में पानी को पहुंचाना जो कि पौधों के लिए ज़रूरी होता है वर्षा के अतिरिक्त, वही आपका क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कृत्रिम रूप से, मतलब यहाँ पे कोई व्यक्ति विशेष आपका यहाँ पर पानी पहुँचाता है, कोई मनुष्य द्वारा जो कार्य किया जाता है वो आपका कृत्रिम रूप कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों सिंचाई क्या होती है, जनरल चीज़ है। दोस्तों प्रथम सिंचाई आयोग का गठन सन 1901 में हुआ था। पहला जो आयोग का गठन किया गया था, कब किया गया था? सन 1901 में। फैक्ट है, थोड़ा सा याद रखना। और दूसरा सिंचाई आयोग का गठन सन 1972 में किया गया था। ये दोनों सन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे दोस्तों पौधों का लगभग 80 से 90% भाग जल से बना होता है। बिल्कुल, कोई भी प्लांट्स है दोस्तों, उस प्लांट्स का 80 से 90% जो भाग है वो पार्ट्स आपका किसका बना होता है? ध्यान रखें, जल का ही बना होता है। किसका बना होता है? जल का। यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टोटल 96% होता है, लेकिन इसमें से आप कार्बन हटा दीजिए, सिर्फ क्या बचेगा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आपको पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या बनाते हैं? जल। यानी टोटल 90% भाग जो होता है वो जल का बना होता है। नेक्स्ट है दोस्तों आगे, सभी पौधे पोषक तत्वों को द्रव अवस्था में ही ग्रहण करते हैं। बिल्कुल, जितने भी न्यूट्रिएंट्स, जितने भी पोषक तत्व आपके भूमि में रहते हैं वह आपके द्रव अवस्था, अगर वहाँ पर पानी होगा तो वो घुल जाएंगे और पौधों को मिल जाएंगे। अगर वहाँ पर पानी नहीं है, मतलब नमी की मात्रा कम है, तो पौधों को पोषक तत्व नहीं मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस अवस्था में प्राप्त होते हैं? आपके द्रव अवस्था में ही पौधे उनको ग्रहण करते हैं, तो इसलिए पानी आवश्यक है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोटोप्लाज्म का 90% भाग पानी का होता है। दोस्तों प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? कोशिका द्रव। कोशिका के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है वो 90% उसमें क्या होता है? जल होता है। तो ये महत्वपूर्ण है। बात करते हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट, सिंचाई के लिए उपयुक्त समय का निर्धारण, मतलब सिंचाई आपको कब करनी चाहिए, कैसे आपको पता करेंगे? तो दोस्तों पौधों के लिए उचित वृद्धि एवं विकास के लिए सिंचाई को सही समय पर देना आवश्यक होता है। सिंचाई के निर्धारण की मुख्यतः दो विधियां हैं। पहली है आपकी व्यवहारिक विधि और दूसरी है आपकी वैज्ञानिक विधि। तो दोस्तों दोनों विधियों को हम समझते हैं आगे। दोस्तों पहली है आपकी जैसे व्यवहारिक विधि। तो दोस्तों इसमें कैसे अपन समझ सकते हैं कि खेत में पानी देना अपन को ज़रूरी है, कैसे खेत में आपके जो पौधे हैं उनको पानी चाहिए। तो दोस्तों पहले दोपहर के समय मुरझाई पत्तियों को देखकर, बिल्कुल आप दोपहर के समय देखिए, अगर पौधे की जो पत्तियां हैं, फसल आपकी खड़ी हुई है, अगर उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं तो समझना चाहिए हमको खेत में सिंचाई की आवश्यकता है। दूसरा है दोस्तों मृदा को लड्डू बनाकर यदि हवा में उछाला जाए तो लड्डू हवा में ही बिखर जाए, तो हमें यह समझना चाहिए कि फसल में सिंचाई की आवश्यकता है। और दोस्तों अगर लड्डू बगैर बिखरे नहीं विरे, अगर वो पूरे तरीके से टूटता नहीं है लड्डू और ज़मीन पर गिर जाता है जैसा, तो समझना चाहिए कि भूमि में अभी पानी है। क्या करिए? खेत पर जाइए, वहाँ पर मिट्टी उखाड़िए और मिट्टी का ऐसे थोड़ा बहुत उसका लड्डू टाइप का बना लीजिए, आप लोग बन जाता है, और उसको फिर उछालिए। उछालने में अगर वो पूरी तरीके से बिखर जाए तो समझना चाहिए वहाँ पर पानी की कमी है, आपको सिंचाई देनी होगी। अगर वो टूटता नहीं है, वो बिखरता नहीं है, तो समझना चाहिए उसमें पर्याप्त नमी है। क्लियर? और कैसे पहचान सकते हो दोस्तों कि पानी की आवश्यकता है, सिंचाई की आवश्यकता है वो के? तीसरा है दोस्तों फसल के साथ सूचक फसलों का उपयोग करके। सूचक फसलें दोस्तों वो फसलें होती हैं जो इंडिकेट कर देती हैं, उनको ऐसी उनकी हालत हो जाती है कि उनको पानी की आवश्यकता है, मतलब वो इंडिकेट करने लगती हैं, सूचना देने लगती हैं कि
खेत में सिंचाई की आवश्यकता है। तो वो फसलें उगाकर आप पता कर सकते हो, जैसे मक्का है तो पानी की जैसी आवश्यकता पड़ती है तो इंडिकेट करने लगती है आपकी मक्का। नेक्स्ट दोस्तों, मृदा को स्पर्श करने पर वह अधिक कठोर एवं सूखी महसूस हो। बिल्कुल सूखी और कठोर लगती है तो बिल्कुल आपको सिंचाई कर देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे। सेकंड विधि है वैज्ञानिक विधि, और वैज्ञानिक विधि से हम कैसे समझ सकते हैं दोस्तों। वैज्ञानिक विधि में हम मृदा नमी % की गणना करके हम आपकी सिंचाई की पता करेंगे कि खेत में पानी है कि नहीं है, नमी की मात्रा है नहीं है, पहला तरीका। दूसरा तो मृदा नमी पृष्ठ तनाव या टेंसियोमीटर या यूरोमीटर के द्वारा भी हम ज्ञात कर सकते हैं कि सिंचाई की आवश्यकता है कि नहीं है। तीसरा दोस्तों, न्यूट्रॉन प्रकीर्णन विधि सबसे अच्छी विधि है। बिल्कुल न्यूट्रॉन प्रकीर्णन विधि से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइसोमीटर, और आपका नेक्स्ट लास्ट है आपका विद्युत अवरोधक विधि या जिप्सम ब्लॉक। तो इनके द्वारा हम इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे आगे। तो इनके द्वारा हम लोग सिंचाई की जो आवश्यकता होती है पौधे की, वो हम पता कर सकते हैं कि हमको खेत में पानी देना है कि नहीं देना। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम आगे इन विधियों की थोड़ा सा डिटेल से। दोस्तों पहली जो विधि है वो है मृदा नमी प्रतिशत की गणना करना। किस प्रकार से हम मृदा नमी % ज्ञात कर सकते हैं। तो खेत में मिट्टी का नमूना लेकर उसका वज़न ज्ञात कर लेते हैं, उसका कितना वज़न है। फिर उसके बाद उस नमूने को 105 डिग्री सेल्सियस ताप पर ओवन में उसको सुखा लेते हैं, गर्म करते हैं, और इसका वज़न फिर ज्ञात कर लेते हैं। पहले आपने मिट्टी ली, फिर उसको ओवन में गर्म किया, देन आफ्टर 105 डिग्री, ध्यान रखना है 105 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है उसको, और फिर उसका दोबारा फिर वजन तौल लेते हैं। जब वजन ज्ञात कर लेते हैं, अब उसको इस सूत्र की सहायता से मृदा नमी % ज्ञात कर लेते हैं। नमी % बराबर होता है WM - WD × 100/WD। तो ये फॉर्मूला है आपका नमी % ज्ञात करने के लिए भूमि में। और WM का मतलब गीली मिट्टी का वजन, और WD का मतलब होता है सूखी मिट्टी का वजन। यानी जब आपने नमूना लिया तब मिट्टी थी आपकी गीली, और इसके बाद फिर आपने उसको गर्म किया 105 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो हो गई कैसी आपकी सूखी मिट्टी। फिर उससे आप निकाल सकते हो कितना % उसमें नमी कम हो गया है सुखाने पर। क्लियर। तो हम इस प्रकार से भी आपकी मृदा नमी % गणना करके पता कर सकते हैं। दोस्तों अगर 50% से कम नमी होने पर सिंचाई की जाती है। बिल्कुल, अगर नमी % आपका कितना आया 50% से कम आता है तो वहाँ पर हमको सिंचाई करना होता है। क्लियर। दोस्तों नेक्स्ट है मृदा नमी एवं विद्युत चालकता ज्ञात करने के लिए हम जिप्सम ब्लॉक यंत्र का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, मृदा नमी एक तो आपका सॉइल मॉइस्चर, दूसरा होता है विद्युत चालकता यानी आपका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी जो होती है, वो ज्ञात करने के लिए हम जिप्सम ब्लॉक एक यंत्र होता है, विशेष याद रखना, जिससे EC एवं आपकी सॉइल मॉइस्चर दोनों ज्ञात की जाती हैं। नाम है उसका जिप्सम ब्लॉक। दोस्तों दूसरा है आपका मृदा नमी पृष्ठ तनाव ज्ञात करना। दोस्तों मृदा नमी पृष्ठ तनाव ज्ञात करना, या इसका टेंसियोमीटर भी इसको बोला जाता है, और यह भी एक क्या होता है, यंत्र होता है। दोस्तों टेंसियोमीटर एक कांच का बना हुआ कपनुमा एक यंत्र या उपकरण होता है, और जिसमें क्या होता है नीचे बहुत सारे आपके छिद्र होते हैं। इस उपकरण को मिट्टी में दबा देते हैं, और उसका पृष्ठ तनाव जितना भी होता है उसका सरफेस टेंशन उसको ज्ञात कर लिया जाता है। तो टेंसियोमीटर से हम भूमि क्या माप सकते हैं, नमी जो होता है पृष्ठ तनाव वो ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों यह 0.85 बार दबाव तक के मृदा तनाव को ही माप सकता है। विशेष याद रखना है आपका जो टेंसियोमीटर होता है वो 0.85 बार जो आपका प्रेशर होता है उस तक के मृदा में जो टेंशन होता है, मृदा का तनाव होता है, उसको ही इसके द्वारा माप सकता है, मेजर किया जा सकता है। 0.85 विशेष याद रखें, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है क्ले मृदा के लिए उपयुक्त नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्ले जो सॉइल होती है जिसका आकार 0.002 mm से कम होता है क्ले सॉइल का, तो उसके लिए टेंसियोमीटर सही नहीं होता है, उससे सही रीडिंग नहीं आ सकती है, उसकी मॉइस्चर % नहीं ज्ञात कर सकते। बलुई मृदा के लिए यह बहुत ही उपयुक्त है। विशेष इसको भी याद रखना है, यह कौन सी सॉइल के लिए अच्छा माना जाता है, तो ध्यान रखें सैंडी सॉइल या बलुई सॉइल जो होती है ना उसके लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों। टेंसियोमीटर के जो 3 पॉइंट्स आपको बने हुए हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, और आप लोग याद इनको
रखेंगे। तीसरा दोस्तों विद्युत अपरोधक विधि, इसको जिप्सम ब्लॉक अभी हम बात कर रहे थे। जिप्सम ब्लॉक जो होता है आपका विद्युत चालकता भी ज्ञात की जाती है इससे, और मृदा नमी भी ज्ञात की जाती है। तो दोस्तों इसमें मिट्टी के नमूने में विद्युत प्रवाहित करके मृदा प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। बिल्कुल, इसमें क्या किए आप, नमूना जो मिट्टी का ले लिया, फिर नमूने में आप क्या करिए, जो आपकी लाइट होती है, या सॉरी विद्युत जो होती है इलेक्ट्रिसिटी, उसको प्रवाहित किया जाता है और उसका प्रतिरोध कितना है वो ज्ञात हो जाता है। दोस्तों क्षेत्र क्षमता, अगर जो आपकी फील्ड कैपेसिटी होती है उस पर मृदा का प्रतिरोध देखा जाता है तो 400 से 600 ओम होता है। कितना होता है, 400 से 600 ओम में होता है। आपको पता होगा प्रतिरोध को ओम से ज्ञात कर लेते हैं, ओम का नियम आपने पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा सा जानकारी होगी। दोस्तों मुरझान बिंदु यानी बिल्टिंग पॉइंट जो होता है वहाँ पर मृदा प्रतिरोध लगभग 50,000 से 75,000 ओम होता है। दोस्तों यह 0 से 15 बार दबाव तक कार्य करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दोस्तों यह लवणीय मृदा के लिए उपयुक्त नहीं है। ये दोनों पॉइंट नीचे वाले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों मृदा में नमी का ग्राफ जो ज्ञात किया जाता है, जैसे आप देख सकते हो बलुई मृदा यानी सैंडी सॉइल का एल शेप होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, और मृतिका यानी क्ले सॉइल का आई शेप होता है। ये आपको याद होना चाहिए। दोस्तों हम बात करते हैं आगे सोर्स ऑफ इरिगेशन वाटर की, सिंचाई जल के कौन कौन से स्रोत हैं, कैसे कैसे हमारे यहाँ पानी दिया जाता है। तो दोस्तों दो तरह के स्रोत होते हैं। पहला है आपका सतही स्रोत, यानी सतही स्रोत का मतलब होता है ऊपर, भूमि के ऊपर की बात करें, जैसे नहरें हैं, आपका तालाब है, दोस्तों जलाशय हैं, नाले हैं, झीलें हैं, तो इनके द्वारा दोस्तों हम आपके खेतों में पानी देते हैं, यानी सिंचाई इनके द्वारा पानी अपन को प्राप्त हो जाता है। तो ये है दोस्तों स्रोत। दूसरा है भूमिगत स्रोत, यानी अंडरग्राउंड आपका सोर्स है। अंडरग्राउंड सोर्स की जब हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे कुआं है, आपका नलकूप है, हैंडपंप है, ये तो दोस्तों इनके द्वारा हम लोग अंडरग्राउंड यानी अंदर का पानी से सिंचाई कर सकते हैं। दोनों स्रोत हैं, ध्यान रखें, एक तो अंडरग्राउंड होते हैं, ऊपर का आपका सरफेस सोर्स होते हैं। तो भारत में सिंचाई का जो मुख्य साधन है वो है क्या है, नहरें। इसको याद रखें आप लोग, भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, नहरें। नहरों के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, और समस्त सिंचित क्षेत्र का लगभग 40% यानी 40% क्षेत्र नहरों नहीं, नहरों के द्वारा सींचा जाता है। किसके द्वारा सींचा जाता है, आपका सिंचाई की जाती है नहरों के द्वारा। कितना परसेंट, 40%। विशेष याद रखें दोस्तों। और भारत के दक्षिण राज्यों में तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। भारत के दक्षिण राज्य हैं आपके, वहाँ पर किनके द्वारा सिंचाई की जाती है दोस्तों, तालाब जो रहते हैं उनके द्वारा सिंचाई की जाती है। दक्षिण में आपके कौन कौन से राज्य आते हैं दोस्तों, कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 15% भाग तालाब द्वारा सींचा जाता है। और जो तालाब आपके मैंने अभी बता रहा था आपको किस राज्यों में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। दोस्तों ये आपके सभी दक्षिणी राज्य हैं, साउथ वाले आपके स्टेट हैं, और यहाँ पर 15% टोटल सिंचित क्षेत्रफल का यहाँ पर सिंचाई की जाती है तालाबों के द्वारा। विशेष याद रखें दोस्तों, कुओं द्वारा सिंचाई सर्वाधिक उत्तर प्रदेश राज्य में की जाती है। कुओं द्वारा सिंचाई सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में की जाती है। दोस्तों भारत में सिंचाई का सर्वाधिक पानी गंगा नदी लाती है। सब जानते हैं दोस्तों, गंगा नदी यहाँ की सबसे बड़ी नदी है इंडिया की। और दोस्तों सर्वाधिक जो सिंचाई की जाती पानी लाती है वो है आपकी गंगा नदी। दोस्तों इससे बहुत बड़ी बड़ी नहरें निकली हुई हैं, इनके द्वारा पूरा आपका क्षेत्र सिंचित है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में पंजाब राज्य की भूमि सर्वाधिक सिंचित है। बिल्कुल दोस्तों, सबसे ज़्यादा सिंचाई की जब बात करते हैं हम लोग, तो वहाँ की जो भूमि है वहाँ पर वाटर लेवल बहुत ऊपर है और पानी वहाँ पर सबसे ज़्यादा मिल जाता है आपको, सिंचाई भी सबसे ज़्यादा वहाँ पर ही की जाती है। दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश का आता है, थोड़ा सा आप लोग याद रखें। कुछ लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सिंचाई होती है, लेकिन नहीं। उत्तर प्रदेश का कुछ जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र है, काफ़ी सूखा क्षेत्र है, तो वहाँ पर सिंचाई नहीं हो पाती, इसलिए वह पंजाब से पीछे रह जाता है। दोस्तों मध्य प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन जो है नहर या नलकूप या ट्यूबवेल है। विशेष याद रखें दोस्तों, मध्य प्रदेश का सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, नहरें हैं, नलकूप हैं, और जो ट्यूबवेल आपका कहा जाता है नलकूप को, वो है। क्लियर, इन चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। और आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। कल हम बताएंगे आपको इरिगेशन की विधियाँ, किस प्रकार से सिंचाई की जाती हैं, कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
दोस्तों अगर आप कर रहे हो किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी तो दोस्तों जुड़ जाइए आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी से। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए दोस्तों इतना ही, नमस्कार।